हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम डोज पे। मैं प्रवीण कुमार आपका स्वागत करता हूँ। तो हम भारतीय संविधान पढ़ रहे थे और भारतीय संविधान में हमने भाग 4 का देखा था, जिसमें हमने मौलिक कर्तव्य जो हैं फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ी थी। तो अब बात करें भाग 5 की, भारतीय संविधान का। तो भाग 5 में संघ की सरकार के बारे में वर्णन है। संघ सरकार के बारे में वर्णन है। तो अगर हम संघ सरकार की बात करें तो भाग 5 में दे रखा है और इसमें अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक दे रखा है। अनुच्छेद 52 से लेके अनुच्छेद 151 तक संघ सरकार के बारे में वर्णन दे रखा है। तो हम इसको कई पार्टों में पढ़ेंगे। संघ की कार्यपालिका पढ़ेंगे, न्यायपालिका पढ़ेंगे। तो इसमें हम पढ़ेंगे कुछ मेन जैसे राष्ट्रपति पढ़ेंगे, उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। उसके बाद संसद देखेंगे और संसद के दोनों सदनों की बात की जाएगी, लोकसभा और राज्यसभा की बात की जाएगी। उसके बाद न्यायपालिका पढ़ेंगे, न्यायपालिका और भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हम पढ़ेंगे। तो इस माध्यम से हम संघ को पढ़ेंगे, इसकी कार्यपालिका शक्तियां, सारी चीज़ों को हम देखेंगे। तो हम चलिए शुरू करते हैं राष्ट्रपति से। तो राष्ट्रपति, अगर बात की जाए राष्ट्रपति की, तो जो भारतीय संविधान है उसके जो अनुच्छेद हैं, भारतीय संविधान बहुत बिखरा हुआ है। एक अनुच्छेद आपको कहीं मिलेगा, एक अनुच्छेद कहीं मिलेगा। तो हम बेटर तरीके से इसको एक जगह सारे अनुच्छेदों को, जैसे राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति की सारी शक्तियां, चाहे वो फिर उसकी जुडिशियल पावर्स हों, एग्जीक्यूटिव पावर्स हों या फिर इमरजेंसी पावर्स हों, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं भारत का राष्ट्रपति। तो बात की जाए अनुच्छेद 52 की, अनुच्छेद जैसे 52 से और फिर 151 तक, 52 से 151 तक यहाँ पे क्या दे रखा है, संघ की सरकार का वर्णन है। तो हम बात करें सबसे पहले, तो भारत का जो प्रथम नागरिक होता है, भारत का जो प्रथम नागरिक होता है वह राष्ट्रपति होता है। तो अनुच्छेद 52 से राष्ट्रपति शुरू होता है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 52 की, तो अनुच्छेद 52 में दे रखा है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो अनुच्छेद 52 में बताया है कि जो भारत है उसका एक राष्ट्रपति होगा। अगर अनुच्छेद 53 की बात की जाए, अनुच्छेद 53 में दे रखा है जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है, जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो किस में निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी। बात की जाए अनुच्छेद 53 की, तो अनुच्छेद 53 में दे रखा है संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी एवं वह इसका प्रयोग स्वयं, वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द संविधान, वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार, संविधान के अनुसार स्वयं करेगा, खुद करेगा या अपने अधीनस्थों द्वारा कराएगा। तो अनुच्छेद 53 में बताया गया है जो संघ की कार्यपालिका शक्ति होगी वो राष्ट्रपति में निहित होगी। अर्थात क्या है, हेड ऑफ द स्टेट जो है, हेड ऑफ द स्टेट कौन होगा, हेड ऑफ द स्टेट कौन होगा, प्रेसिडेंट होगा। अनुच्छेद 53 में बताया गया है। तो अनुच्छेद 53 में यही बताया गया है कि जो राष्ट्रपति है संघ की कार्यपालिका शक्ति का हेड होता है। तो यहाँ से प्रश्न को कई बार घुमा दिया जाता है। अगर बात की जाए संघ की कार्यपालिका शक्ति या फिर जो हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है, तो उसका आंसर होगा राष्ट्रपति होता है। अगर यहीं पे एक छोटा सा शब्द लगा दिया जाए कि वास्तविक हेड कौन होता है,
अगर वास्तविक शब्द लगा दिया जाए तो इसके आंसर बदल जाते हैं। अगर वास्तविक लगा दिया जाए तो वास्तविक हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। जो वास्तविक हेड है वो प्रधानमंत्री होता है, मंत्री परिषद। तो अगर बात की जाए अनुच्छेद 53 की, क्योंकि जो भारत का राष्ट्रपति है वो नाम मात्र का हेड है। जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो नाम मात्र का हेड होता है, अर्थात जस्ट एक मुखौटा है। तो अगर अनुच्छेद 53 में बताया जाए, बात की जाए तो संघ की कार्यपालिका शक्ति की हेड कौन बताया गया है? हेड ऑफ द स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट है। अगर हम यहाँ भारत के राष्ट्रपति की बात करें और भारत के राष्ट्रपति की अगर तुलना करें तो हम किससे तुलना कर सकते हैं? अगर बात की जाए ब्रिटेन की, अगर बात की जाए ब्रिटेन की, यूके, और बात की जाए यूएसए की, अमेरिका, तो जो भारत का राष्ट्रपति है, जो भारत का राष्ट्रपति है ब्रिटेन और यूके के बीच में क्या बनाता है? एक पुल बनाता है। ब्रिटेन और यूके के जो राष्ट्रपति हैं, जो इनकी स्थिति है, जैसे ब्रिटेन के राष्ट्रपति की जो स्थिति है और यूएसए की जो राष्ट्रपति की स्थिति है, तो उन दोनों का मिला जुला कौन है? भारत का राष्ट्रपति। अब इसको समझते हैं मिला जुला कैसे है। क्योंकि जो भारत का राष्ट्रपति होता है, जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो इलेक्टेड होता है। जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो कैसे होता है? इलेक्टेड होता है, उसको चुना जाता है। और यही वजह है कि राष्ट्रपति को, हमारे देश का जो राष्ट्रपति उसको चुना जाता है। यही वजह है कि हमारे देश को क्या बोला जाता है? गणराज्य। तो ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि रिपब्लिक, भारत का रिपब्लिक होने का मतलब क्या है? तो भारत का रिपब्लिक होने का मतलब यही है कि जो भारत का राष्ट्रपति है, जो हेड है, उसको चुना जाता है, इलेक्टेड होता है। तो बात की जाए अमेरिका और यूएसए में, देखा जाए कि इन दोनों के बीच में कैसे होता है। तो जो ब्रिटेन का राष्ट्रपति होता है ये वंशानुगत होता है। जो ब्रिटेन का राष्ट्रपति होता है ये वंशानुगत होता है, मतलब पीढ़ियों के हिसाब से चलता रहता है। इसकी पीढ़ी आएगी, फिर इससे अगली पीढ़ी आएगी, वही यहाँ का कौन होगा? राष्ट्रपति होता रहेगा। अगर बात की जाए अमेरिका के राष्ट्रपति की, तो ये कौन होता है? ये इलेक्टेड होता है। तो यही वजह है, अमेरिका का राष्ट्रपति इलेक्टेड होता है। तो जब अमेरिका का राष्ट्रपति इलेक्टेड होता है, उसी प्रकार भारत का राष्ट्रपति भी क्या होता है? इलेक्टेड होता है। जिस प्रकार अमेरिका का राष्ट्रपति इलेक्टेड होता है, उसी प्रकार भारत का भी राष्ट्रपति इलेक्टेड होता है। तो अगर बात की जाए ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्टेड, तो इलेक्टेड के बेस पे तो भारत का राष्ट्रपति और अमेरिका का राष्ट्रपति एक जैसे हैं। लेकिन अगर बात की जाए पावर्स के बेस पे, शक्ति के बेस पे, अगर बात की जाए पावर्स या शक्ति के बेस पे, तो शक्ति के बेस पे देखेंगे हम, जो अमेरिका का राष्ट्रपति होता है, जो अमेरिका का राष्ट्रपति होता है वो अमेरिका का वास्तविक हेड होता है। वास्तविक हेड होता है, वास्तविक हेड होता है, अर्थात सर्वे सर्वा होता है। लेकिन अगर ब्रिटेन की बात करें तो यहाँ पे ये कौन होता है? मुखौटा होता है, नाम मात्र का हेड होता है। ये कौन होता है? मुखौटा होता है, नाम मात्र का हेड होता है, नाम मात्र का हेड होता है। और यहाँ पे जो वास्तविक शक्ति होती है वो प्राइम मिनिस्टर में होती है। ब्रिटेन में प्राइम मिनिस्टर में होती है। तो अगर इलेक्शन के बेस पे बात की जाए तो भारत के राष्ट्रपति की तुलना किससे करना बेटर होगा? यूएसए से। लेकिन अगर पावर्स के बेस पे बात की जाए तो भारत के जो राष्ट्रपति है उसकी तुलना ब्रिटेन के राष्ट्रपति से की जा सकती है। तो ये पीसीएस मेंस में भी कई बार ये प्रश्न पूछा है कि जो भारत का राष्ट्रपति है वो ब्रिटेन और यूएसए के बीच में पुल का निर्माण करता है, उसको ब्रीफ में डिस्क्राइब करो। तो हम अनुच्छेद 53 पढ़ रहे थे, हमने अनुच्छेद 52 पढ़ा कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो याद करना, बातों बातों में इन सारे अनुच्छेदों को याद कर लेंगे। तो हमने देखा कि भारत का राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52। तो भैया ठीक है, भारत का आपने बता दिया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अब भारत का राष्ट्रपति तो होगा, लेकिन वो भारत का राष्ट्रपति होगा कौन? अनुच्छेद 53 बताता है कि भारत का राष्ट्रपति होगा कौन और कैसा होगा। तो उसने बोला भैया हेड ऑफ द स्टेट होगा। पहली बात तो हेड ऑफ द स्टेट होगा, अर्थात संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो किस में निहित होगी? राष्ट्रपति में। यहीं पे अनुच्छेद 53 का 2 में बताया गया है कि जो राष्ट्रपति होगा वो कौन होगा? संघ के सुरक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति होगा।
संघ के सुरक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति होगा अर्थात सुप्रीम कमांडर। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होगा, तो भारत का राष्ट्रपति होगा। तो हमने अनुच्छेद 53 में दो चीजें पढ़ी कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, और दूसरा हमने पढ़ा कि संघ के सुरक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होगा, राष्ट्रपति महोदय होंगे। तो अनुच्छेद 52 और अनुच्छेद 53 को हमने याद कर लिया। अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति, अनुच्छेद 53 कि राष्ट्रपति तो होगा लेकिन कौन होगा, क्या होगा, कैसा होगा, तो बता दिया गया, हेड स्टेट होगा और क्या होगा, सुप्रीम कमांडर होगा। अब बात कर ली, आपने कहा कि भैया ठीक है हमें यहाँ तक पता चल गया कि ये हेड होगा, लेकिन इसका निर्वाचन कैसे करोगे, इसको चुनोगे कैसे, ढूंढ के कहां से लाओगे इसको। तो बात की जाए अनुच्छेद 54 की, तो अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन दिया गया है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल 54। अगर हम बात करें आर्टिकल 54 की, तो इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। तो जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, इलेक्शन होगा, वो कौन करेगा इलेक्शन, इलेक्टोरल कॉलेज। तो एक इलेक्टोरल कॉलेज होगा, निर्वाचक मंडल। तो जो निर्वाचक मंडल होगा वो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करेगा। अब अगर हम बात करें भारत के मतलब निर्वाचक मंडल में कौन कौन होगा या निर्वाचक मंडल कैसा होगा, अब हम इलेक्टोरल कॉलेज की बात करें जो राष्ट्रपति का चुनाव करता है, तो हम निर्वाचक मंडल में देखेंगे, कि निर्वाचक मंडल का हिस्सा कौन कौन होगा, अर्थात राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग कौन कौन लेगा। तो सबसे पहले बात करें हम केंद्र स्तर पर, संघ स्तर पर, तो संघ में क्या होता है, संसद होती है, संघ में होती है संसद। और राज्य स्तर पर बात करें तो राज्य में होती है विधान मंडल, अर्थात यहाँ पार्लियामेंट और यहाँ पे लेजिस्लेटिव तो अगर हम बात करें संघ पे, तो यहाँ पे पार्लियामेंट होती है, ऐसे यहाँ पे होती है विधान मंडल। अगर हम बात करें संसद में पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट में कौन कौन होता है, लोकसभा, और यहाँ होती है राज्यसभा। तो संसद में जो पार्लियामेंट होती है, केंद्र लोकसभा और राज्यसभा होती है, ऐसे यहाँ विधानमंडल होती है, यहाँ कौन होती है, विधान परिषद और विधानसभा और विधान परिषद, विधानसभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद। तो अब हम देखेंगे कि जो निर्वाचक मंडल है, इलेक्टोरल कॉलेज है, वो कैसे कैसे बना है। तो लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, और राज्यसभा के भी कौन, इलेक्टेड मेंबर्स, और विधानसभा के भी इलेक्टेड मेंबर्स। बात की जाए विधान परिषद की, तो विधान परिषद के जो होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, तो विधान परिषद के राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। साथ में बात की जाए 70वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली और पौंडीचेरी इन दोनों यूनियन टेरिटरीज की भी विधानसभा कौन भाग लेंगी, किसमें, राष्ट्रपति के निर्वाचन में, अर्थात राष्ट्रपति के इलेक्शन में ये सारे भाग लेंगे। अगर हम बात करें इलेक्टोरल कॉलेज की, निर्वाचक मंडल की, तो हमने देखा कि निर्वाचक मंडल है, निर्वाचक मंडल किस किस से मिलकर बना होगा, निर्वाचक मंडल किस किस से मिलकर बना होगा, तो संसद के दोनों सदनों के
निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस में क्या है, 70वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया दिल्ली प्लस पौंडीचेरी, ये यूनियन टेरिटरीज हैं, इनके भी निर्वाचित सदस्य। तो यहाँ पे हमेशा कंफ्यूजन होता है। हाँ, ये ऑब्जेक्टिव में जब क्वेश्चन आ जाता है तो कंफ्यूजन होता है। दे दिया जाता है कि संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य या फिर विधानसभा के सभी सदस्य, ऐसे दे दिया जाता है। तो हमें इसको बहुत बारीकी से देखना है कि जो होंगे इलेक्टेड मेंबर्स ही राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। अगर समझा जाए कि क्यों सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही क्यों भैया, निर्वाचित सदस्य ही क्यों, तो अगर बात कर लें हम कि निर्वाचित सदस्य ही क्यों, क्योंकि अगर मनोनीत सदस्य जैसे लोकसभा और राज्यसभा होती है, अगर मनोनीत सदस्यों को भी जोड़ दिया जाए, अगर मनोनीत सदस्य जो होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं, अगर नॉमिनेटेड को भी जोड़ दिया जाए तो हमें पता है जो नॉमिनेशन करता है राज्यसभा लोकसभा में वो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। इसको हम डीप में पढ़ेंगे जब लोकसभा और राज्यसभा पढ़ेंगे, संसद पढ़ेंगे। तो नॉमिनेटेड सदस्य कौन नॉमिनेट करता है, क्योंकि राष्ट्रपति करता है। अब जब सदस्यों को नॉमिनेट राष्ट्रपति कर रहा है और वही उसकी इलेक्शन में भाग लेंगे, तो इसके इलेक्शन जो होगा वो तो बाइस्ड इलेक्शन हो जाएगा, वो तो बाइस्ड इलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि भाई मैं जिनको नॉमिनेट करके भेजूंगा तो वो तो मेरे फेवर में रहेंगे, तो वो तो मुझे वोट देंगे, तो पारदर्शिता नहीं रहेगी। तो राष्ट्रपति के इलेक्शन में पारदर्शिता नहीं रहेगी, इसलिए सिर्फ इसमें इलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं, जो चुन के आते हैं, वही भाग लेते हैं और मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि ठीक है भैया, जो संघ लेवल है, जो यूनियन गवर्नमेंट है, उसमें तो राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है, तो वो तो इसलिए भाग नहीं ले रहे। तो राज्य विधानसभा जो है, राज्यों की विधानसभा है, तो राज्यों की विधानसभा के मेंबर्स क्यों नहीं लेते हैं, तो राज्यों की विधानसभा है, उसके जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि उनको तो राष्ट्रपति नहीं चुनता है। तो अगर इसको देखा जाए, क्योंकि जो गवर्नर ऑफ द स्टेट होता है, गवर्नर जो होता है, राज्यपाल जो होता है स्टेट का, तो राज्यपाल जो विधानमंडल होती है, राज्यों की, तो उनमें कौन नॉमिनेट करता है, जैसे केंद्र लेवल पे राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है, उसी प्रकार से स्टेट लेवल पे गवर्नर नॉमिनेट करता है। क्योंकि गवर्नर नॉमिनेट करता है और गवर्नर को नॉमिनेट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। गवर्नर ने अपने विधानमंडल में मेंबर्स को नॉमिनेट किया और गवर्नर को किसने नॉमिनेट किया, प्रेसिडेंट ने। तो भैया बात तो वही आ गई ना कि प्रेसिडेंट गवर्नर को कर रहा है और गवर्नर इनको कर रहा है, तो फिर से पारदर्शिता नहीं रहेगी। इसलिए जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं सिर्फ उन्हीं को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार है। तो हमने देखा अनुच्छेद 54, तो अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात की गई थी। तो निर्वाचन में कौन कौन भाग देंगे, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य प्लस राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस दिल्ली और पौंडीचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। जब दिल्ली और पौंडीचेरी है वो 70वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अगर बात करें अनुच्छेद 55 की, तो अनुच्छेद 55 में 51 याद करते हैं साथ ही साथ। 51 में देखा भारत का राष्ट्रपति होगा। फिर आपने पूछा, बोला ठीक है भैया भारत का राष्ट्रपति होगा तो कौन होगा और कैसा होगा, तो आपने बताया कि हेड ऑफ द स्टेट होगा और सुप्रीम कमांडर होगा। तो कौन होगा, कैसा होगा। उसके बाद बोला ठीक है भैया ये तो हो गया, अब चुनोगे कैसे, उसका निर्वाचन करेगा कौन, तो उसका निर्वाचन करेगा कौन, तो आपने बता दिया कि निर्वाचक मंडल करेगा। और निर्वाचक मंडल ने आपको देख लिया कि आपने निर्वाचक मंडल में देखा कि कौन कौन होते हैं, निर्वाचित हो गया। अब निर्वाचित हो गया तो आप पूछोगे तो निर्वाचित करोगे कैसे, अब ये तो बता दिया कि निर्वाचित कौन करेगा, अब लेकिन निर्वाचित करोगे कैसे। तो बात करी जाए अनुच्छेद 55 की, तो अनुच्छेद 55 में यही बताया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या है। तो अगर बात करें राष्ट्रपति के निर्वाचन की नीति, तो जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति,
तो जो राष्ट्रपति के निर्वाचन की नीति है वो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा, साथ में एकल संक्रमणीय मत द्वारा, और मतदान भी कैसा होगा, गुप्त मतदान होगा। मतदान कैसा होगा, गुप्त मतदान होगा। तो अगर बात की जाए इन तीनों को समझने की कोशिश करें तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व होगा। तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व क्यों होगा? अनुपातिक प्रतिनिधित्व इसलिए किया जाता है क्योंकि हमने देखा कि इसमें क्या है, स्टेट भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं राष्ट्रपति के इलेक्शन में और सेंट्रल गवर्नमेंट भी पार्टिसिपेट कर रही है, क्योंकि इसका जो मतदान होता है वो अप्रत्यक्ष होता है और निर्वाचन की नीति में कैसा होगा, ये अप्रत्यक्ष होगा। अप्रत्यक्ष होगा मतलब इनडायरेक्ट होगा। अब हमें पता है जो हम आम जनता है, तो आम जनता आपने राष्ट्रपति के चुनाव में तो वोट डालती देखी नहीं होगी। तो आम जनता क्या है, एमपी और एमएलए। जो एमपी और एमएलए की जो वोटिंग होती है उसमें आम जनता डायरेक्ट भाग लेती है। और ये एमपी और एमएलए जो है वो किसके निर्वाचन में भाग लेते हैं, प्रेसिडेंट के में। तो ये क्या है, जो डायरेक्ट तो प्रेसिडेंट को चुनाव नहीं करते, तो ये क्या है, इनडायरेक्ट हो रहा है, तो यहाँ से जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो इनडायरेक्ट होता है, पहला ये समझा। अब उसके बाद बात की जाए कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व क्यों होगा। तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व ये होगा कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है उसमें एक रूपता लाने के लिए, क्योंकि अलग अलग स्टेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अलग अलग स्टेट जब पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हमें पता है कि अलग अलग स्टेट से अलग अलग एमपी और एमएलए होते हैं। जो एमएलए होते हैं वो हर स्टेट के अलग अलग होते हैं। तो किसी स्टेट की जनसंख्या ज़्यादा है और किसी स्टेट की जनसंख्या कम है, अर्थात किसी में जो एमएलए हैं, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, वो 80 हैं, तो किसी में 30 हैं, किसी में 20 हैं। तो इसमें तो अलग अलग है। जब नंबर ऑफ एमएलए और एमपीज अलग हैं तो इससे हमें ये पता चलेगा कि जो इनकी वोटिंग है वो अलग अलग होगी। जब इनकी वोटिंग अलग अलग होगी तो इनके मत वैल्यू अलग अलग होंगे। तो अब इनके उसकी बात की जाए, एक रूपता लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो एक रूपता लाने के लिए इनको क्या है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व करना पड़ेगा। अब अनुपातिक प्रतिनिधित्व को समझते हैं कि एक वोट की वैल्यू कैसे देखी जाएगी। तो हम अनुपातिक प्रतिनिधित्व की बात करें तो जैसे मान लिया जाए, इसका क्या फॉर्मूला है कि एक मत का वोट कैसे होगा। तो अगर हम एमपी की बात करें, जो एमएलए है, तो एमएलए के जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके एक मत का वैल्यू क्या होगी, तो जो कुल जनसंख्या, टोटल पॉपुलेशन, तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी अपॉन में डिवाइड में कुल निर्वाचित सदस्य उस स्टेट से या यूनियन टेरिटरी से कुल निर्वाचित सदस्य। और इनको क्या कर दिया जाता है, भाग दे दिया जाता है 1000 से। 1000 से भाग क्यों दिया, तो 1000 से भाग इसलिए दिया कि इनका जो रेशो है, अनुपातिक है, सभी में बराबर तोड़ने के लिए 1000 आदमी के ऊपर काउंट कर लिया। तो जो कुल पॉपुलेशन होगी, कुल जनसंख्या होगी जो स्टेट की या फिर जिस यूनियन टेरिटरीज की, दिल्ली या पौंडीचेरी, 2 यूनियन टेरिटरीज भाग लेती हैं, और कुल निर्वाचित सदस्य मतलब कितनी सीटें हैं उनसे भाग दे देंगे। तो 1000 भाग देने पे और 1000 से हम भाग दे देंगे इसमें, तो क्या निकल आएगा, एक एमएलए का, जो राज्य के एमएलए हैं उनका मत मूल्य निकल के आ जाएगा। अगर यहाँ बात करें भाग देने पे, तो भाग देने पे अगर रिमाइंडर आता है, पॉपुलेशन में भाग देने पर रिमाइंडर आता है और वो रिमाइंडर इज ग्रेटर देन 500, ये नोट करना है। अगर रिमाइंडर इज ग्रेटर देन 500 तो हम इस वैल्यू में 1 जोड़ देंगे। आपको पता है ना, जैसे हम 2.5 होता है, 2.5 में अगर 2.60 हो गया तो 2.60 को हम अप्रोक्स क्या मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं, और 2.5 से कम है तो उसको 2 मान लेते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ है, अगर रिमाइंडर 500 से ज़्यादा है
तो इस वैल्यू में क्या है +1 कर देते हैं। अगर कम है 500 से तो उसको एज इट इज रख दिया जाता है। तो ये तो होगी एमएलए के मत मूल्य। अगर बात करें एमपी की, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के मत मूल्य की बात करें तो कुल एमएलए का मत मूल्य, कुल एमएलए का मत मूल्य बट्टे संसद के निर्वाचित सदस्य, संसद के निर्वाचित सदस्य, इसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों आ गए। तो संसद के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, इससे क्या निकल के आ जाएगा, एमपी का वोट वो इस तरह से काउंट कर लिया जाएगा। तो इसमें भी सेम है, अगर आधे से ज़्यादा है, रिमाइंडर आधे से ज़्यादा है तो 1 ऐड कर दिया जाता है, और आधे से कम है तो एज इट इज रख लिया जाता है। तो इस प्रकार से क्या है, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है उसमें एक रूपता लाने के लिए क्या किया जाता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा निर्वाचन होता है। अब बात की जाए एकल संक्रमणीय मत क्या होता है। तो अगर एकल संक्रमणीय मत की बात करें, मतलब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट की बात की जाए, अगर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट की बात की जाए तो इसमें होता क्या है, मान लिया जाए इस प्रकार से राष्ट्रपति का निर्वाचन है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में इन्होंने भाग लिया है। तो ये भी राष्ट्रपति के लिए खड़ा है, ये भी राष्ट्रपति के लिए खड़ा है, ये भी राष्ट्रपति के लिए खड़ा है। तो मान लिया जाए कोई व्यक्ति है वो वोट दे रहा है, अर्थात इन सदस्यों में से जो इसके निर्वाचक मंडल है, जो इलेक्टोरल कॉलेज में से वोट देता है, तो वो वोट दे के आता है प्रीफरेंस के हिसाब पे, बैलेट पेपर में वोट दे के आता है। मान लिया उसको ए जो राष्ट्रपति के लिए खड़ा हुआ था वो उसको पहले नंबर पर पसंद आया, ये तीसरे पे, ये दूसरे पे और ये चौथे पे। इस प्रकार दूसरे व्यक्ति को ये तीसरे पे, ये पहला, ये दूसरा और ये चौथा, अगर ये चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरह से मान लिया जाए। तो इसमें क्या है, नॉन ट्रांसफरेबल का मतलब ये है कि इसने फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दी, ए को दी, और सेकंड प्रेफरेंस इस व्यक्ति ने क्या दी, सी को दी, और थर्ड प्रेफरेंस बी को, और डी फोर्थ प्रेफरेंस दी। तो जो बंदा होता है वो सभी को वोट देता है, जितने भी बंदे खड़े होते हैं उन सबको वोट देता है और उसको अपने प्रेफरेंस पे डाल देता है। तो जो सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस पे होगा, फर्स्ट जिनको ज़्यादा नंबर मिला होगा, वो क्या है, उसको राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब है कि आपने फर्स्ट प्रेफरेंस में इसको डाला था, वन फर्स्ट प्रेफरेंस अगर ए को दी थी और ये आगे जाके बाकी सदस्यों से पीछे हो गया, तो आपकी वोट का जो सेकंड प्रेफरेंस दी है वो आपके में काउंट हो जाएगा। तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब यही होता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में अभी हमने देखा कि अप्रत्यक्ष रूप से होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व होता है और एकल संक्रमणीय मत होता है। और गुप्त मतदान का मतलब है कि जो बैलेट पेपर होता है वो सीक्रेट बैलेट पेपर से होता है। तो हमने देखा अनुच्छेद 55, और अनुच्छेद 55 में हमने देखा राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या होती है। अगर बात करें अनुच्छेद 56 की, तो अब आपको पता है कि राष्ट्रपति को निर्वाचन की रीति भी पता चल गई, आपने राष्ट्रपति को चुन लिया। अब राष्ट्रपति को चुन लिया तो आप तुरंत पूछोगे, बोलो भैया कितने साल रहोगे, कुर्सी पे बैठते लात मारने के पहले इरादे हो जाते हैं ना। तो राष्ट्रपति की पदावधि जो अनुच्छेद 56 है तो उसमें दिए राष्ट्रपति की पदावधि। तो राष्ट्रपति कितने दिन के लिए चुना जाता है। तो राष्ट्रपति की पदावधि की बात करें तो जिस दिन से वो राष्ट्रपति पद की शपथ लेता है, राष्ट्रपति पद की शपथ लेता है, उस दिन से लेके 5 साल तक। तो अनुच्छेद 56 में बताया गया है राष्ट्रपति की पदावधि। तो राष्ट्रपति की पदावधि की बात करें तो पदावधि होती है 5 साल तक। जब राष्ट्रपति का वो पद को धारण कर लेता है या पद को संभाल लेता है तो उस पद धारण करने की तिथि से और 5 साल तक वो राष्ट्रपति के पद पर बना रहता है। लेकिन अनुच्छेद 56 में बताया गया है कि भैया अगर वो प्रॉपर तरीके से रहेगा तो वो 5 साल रख लिया जाएगा और 5 साल के लिए राष्ट्रपति चुन लिया जाएगा। परंतु
अगर वह चाहे, अनुच्छेद 56 में दिया गया इसके परंतु में, परंतु अगर राष्ट्रपति चाहे तो अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है, अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। तो अपना एक लेटर लिख के और विद अपने मोहर और साइन मार के एक एप्लीकेशन लिखेगा, उपराष्ट्रपति को दे देगा कि भैया मैं अपना त्याग पत्र दे रहा हूं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है, तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। और उपराष्ट्रपति को जैसे ही राष्ट्रपति ने अपना त्याग पत्र दिया, तो जो उपराष्ट्रपति है, वाइस प्रेसिडेंट है, वो इसकी सूचना किसको देगा, तुरंत लोकसभा स्पीकर को। वो इसकी सूचना लोकसभा स्पीकर को देता है। तो ये प्रश्न भी बार बार आता है कि राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना तुरंत किसको दी जाती है, लोकसभा स्पीकर को। तो अब बात कर रहे थे हम राष्ट्रपति की पदावधि की, तो 5 साल होती है, परंतु त्याग पत्र दे सकता है। तो त्याग पत्र देगा तो वो किसको देगा, उपराष्ट्रपति को। तो उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है। दूसरी बात की जाए तो दूसरा इसमें बताया गया है, अगर राष्ट्रपति साबित कदाचार या संविधान के अतिक्रमण पर महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। तो बात करें अनुच्छेद 56 की, तो इसमें बता रहा है 5 साल तक बना रहेगा, लेकिन अगर वो चाहे तो अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को दे देगा और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना तुरंत लोकसभा स्पीकर को देगा। अगर बात की जाए साबित कदाचार की, तो साबित कदाचार और संविधान के अतिक्रमण पर राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। तो यहाँ से भी प्रश्न घुमा के पूछ लिया जाता है कई बार कि अगर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है किस प्रोसीजर से, तो महाभियोग द्वारा। अगर इसकी बात कहाँ की गई है, राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जाएगा, तो इसकी बात कहाँ की गई है, अनुच्छेद 56 में। लेकिन महाभियोग की जो प्रक्रिया है कि महाभियोग कैसे चलाया जाएगा, महाभियोग या इम्पीचमेंट जो है, राष्ट्रपति के ऊपर इम्पीचमेंट है, वो उसकी प्रोसीजर जो दिया है कि किस प्रकार से चलाया जाएगा, तो वो भैया आपके अनुच्छेद 61 में दे रखा है। तो अनुच्छेद 56 में बताया गया कि राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, प्रोसीजर क्या है, किस तरह से महाभियोग लगेगा, वो आर्टिकल 61 में दे रखा है। तो हमने बात की त्याग पत्र की और हमने बात की राष्ट्रपति को इम्पीचमेंट के द्वारा हटाने की। साथ ही बात की जाए तो आर्टिकल 56 में एक और पॉइंट दे रखा है कि राष्ट्रपति अपने पद पर तब तक बना रहेगा, जब तक के नए राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण ना कर लें। तो बेशक अगर यहां से समझ में आता है कि अगर मान लिया जाए जो राष्ट्रपति है प्रेजेंट का, उसके 5 साल कंप्लीट हो गए हैं, जो नया राष्ट्रपति है उसके 5 साल कंप्लीट हो गए, लेकिन जो नया राष्ट्रपति है, नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हुआ है या उसने अभी अपने पद को धारण नहीं किया है, तो ये राष्ट्रपति है 5 साल के बाद भी अपने पद पर बना रहेगा। और कब तक बना रहेगा, जब तक कि नए राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो जाता और नया राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण ना कर ले। तो यहाँ एक बात आता है इन री प्रेसिडेंशियल बाद, ये कुछ केस लॉज हैं। तो यहाँ पे आता है इन री प्रेसिडेंशियल बाद। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है, माननीय उच्चतम न्यायालय है, उसने ये बताया है कि राष्ट्रपति 5 साल पूरे होने के बाद भी तब तक अपने पद पर बना रहेगा तब तक कि वह नया राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण ना कर ले। तो इसमें हमने 3-4 पॉइंट देखे। राष्ट्रपति की पदावधि मिनिमम बात, मतलब नॉर्मल कंडीशंस में बात की जाए तो 5 साल होती है, और राष्ट्रपति अपना पद त्याग कर सकता है अपनी इस्तीफा देने के बाद उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना तुरंत
लोकसभा स्पीकर को देगा। साथ में अनुच्छेद 56 में यह भी बताया गया है कि अगर राष्ट्रपति साबित कदाचार या संविधान के अतिक्रमण पर अनुच्छेद 61 में वर्णित महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। और इसमें हमने देखा कि जब तक नया राष्ट्रपति नहीं चुन लिया जाता, 5 साल पूरे होने के बाद भी राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहता है। अगर बात की जाए अनुच्छेद 57 की, तो अनुच्छेद 57 में तो भैया आपने क्या है, राष्ट्रपति को एक बार चुन लिया, राष्ट्रपति को चुन लिया। सबसे पहले देखा भारत का एक राष्ट्रपति होगा। फिर आपने पूछा राष्ट्रपति होगा तो राष्ट्रपति कौन होगा, कैसा होगा, और उसके बाद आपका जवाब मिला कौन होगा, कैसा होगा। उसके बाद बात की जाए तो भैया निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, निर्वाचन की बात कर ली जाए, कौन करेगा। फिर उसके बाद हमने बात की अनुच्छेद 55 में, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति कैसी होगी। फिर बात कर ली, चुन लिया गया सब कुछ, तो पदावधि कितने दिन के लिए रहेगा। और फिर बात करें अनुच्छेद 57 की, तो बोला, आप पूछोगे, बोला एक बार चुन लिया तो क्या आप बार बार चुन लिए जाओगे। और यहाँ से भी याद रख सकते हो 57 मतलब 5-7 बार, क्या आप 5-7 बार राष्ट्रपति चुने जा सकते हो। तो बात की जाए अनुच्छेद 57 की, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 आर्टिकल 57, इसमें बताया गया पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। तो अगर कोई व्यक्ति है या रह चुका है, तो वह कितनी भी बार राष्ट्रपति के लिए पुनः निर्वाचित किया जा सकता है। ये वहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है कि आप एक बार राष्ट्रपति बन गए तो दोबारा नहीं बन सकते, या 2 बार बन गए तो नहीं बन सकते। तो अनलिमिटेड बार, जब तक कि आप इलेक्ट हो जाते हो और निर्वाचक मंडल आपको चुन लेता है, तो आप राष्ट्रपति के लिए योग्य हो, राष्ट्रपति पद के लिए चुने जा सकते हो। तो बात की जाए पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता, तो कोई व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति के पद पर चुनाव लड़ सकता है और चुन लिया जाता है, इलेक्टेड कर लिया जाता है। तो अनुच्छेद 57 यही बताता है। बात करें अनुच्छेद 58 की, तो राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अहर्ताएं क्या है। तो क्वालिफिकेशंस की बात करें, आर्टिकल 58 जो है राष्ट्रपति का, आर्टिकल 58 बताता है कि प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट होने के लिए क्वालिफिकेशंस क्या होंगी। व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस फॉर प्रेसिडेंट। तो क्वालिफिकेशंस की बात करें तो सबसे पहली होगी कि वो भैया कहाँ होना चाहिए, भारत का नागरिक। तो इसमें दे रखा है, क्वालिफिकेशन दे रखी है राष्ट्रपति की, तो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उसकी एज जो है वो क्या होनी चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, और एज क्या है, 35 ईयर्स एज पूरी कर चुका हो। और तीसरा इसमें दे रखा है कि वह कम से कम क्या, लोकसभा का सदस्य बनने हेतु क्वालिफाइड हो या अहरित हो। तो अनुच्छेद 58 में बताया गया है कि राष्ट्रपति के लिए क्वालिफिकेशंस क्या होंगी। तो सबसे पहले वो भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा मिनिमम एज क्या है, 35 होनी चाहिए, और तीसरा लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए, कि उसकी योग्यता इतनी होनी चाहिए कि वह क्या है, लोकसभा का सदस्य बनने हेतु क्वालिफाइड होना चाहिए। बात की जाए आर्टिकल 59 की, तो आर्टिकल 59 में देखा है राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें, टर्म्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस, आर्टिकल 59। आर्टिकल 59 की बात करें तो इसमें दे रखा है टर्म्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस। तो हम टर्म्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस की बात करेंगे तो इसमें बताया गया है कि जो राष्ट्रपति होगा वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। जो राष्ट्रपति है वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। साथ ही क्या बताया गया है कि ना तो भैया संसद के का होगा और ना ही विधान मंडल के
ना ही विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य होगा, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। तो जो राष्ट्रपति होगा वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा और ना ही विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य होगा। तो यही बताया गया है कि अगर वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य है या विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य है और अगर वह व्यक्ति ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति चुन लिया जाता है तो उसकी सदस्यता ये मान लिया जाएगा कि अगर ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में सेलेक्ट कर लिया जाता है, इलेक्ट कर लिया जाता है, तो उसकी सदस्यता जिस सदन का सदस्य होगा वहां से खत्म कर दी जाएगी और वहां से जो इसकी सदस्यता है उसको रिक्त मान लिया जाएगा, उसका पद वहां पे रिक्त मान लिया जाएगा। बात करें तीसरी की, तो कोई लाभ के पद पे ना हो, कोई लाभ का पद ग्रहण ना किया हो। तो ना तो वो किसी सदन का सदस्य होगा और ना ही किसी लाभ के पद पर होगा। और साथ की बात की जाए जो राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते होंगे, अनुच्छेद 59 में बताया गया है राष्ट्रपति के जो वेतन और भत्ते होंगे, वेतन एवं भत्ते, पे एंड अलाउंसेस, तो राष्ट्रपति के जो पे एंड अलाउंसेस होंगे वो क्या होंगे, उसके कार्यकाल के दौरान कम नहीं होंगे, उसके कार्यकाल के दौरान कम नहीं होंगे। तो जो राष्ट्रपति होगा उसकी टर्म्स ऑफ ऑफिस जो है वो बताया गया है कि कभी लाभ के पद पर ना हो, किसी भी सदन का सदस्य ना हो और राष्ट्रपति के जो वेतन और भत्ते हैं वो पूरे उसके कार्यकाल के दौरान कम नहीं होंगे। और इसमें यह भी बताया गया है कि जो राष्ट्रपति को आवास मिलता है, रहने के लिए गाड़ी और ये बंगला सारा मिलता है, वो उनका फ्री ऑफ कॉस्ट बिना कुछ पे किए उनका यूज कर सकता है। तो अगर हम बात करें राष्ट्रपति का कभी कभी कार्य जो है उपराष्ट्रपति करता है, तो जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति की तरह काम करेगा तो ये सारी फैसिलिटीज जो है उपराष्ट्रपति को भी मिलेगी। अब बात की जाए अनुच्छेद 60 की, तो अनुच्छेद 60 में अब हमने राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें देख ली, तो भैया बोला सारी चीजें हो गई, अब इनको शपथ दिलवा दो राष्ट्रपति को। तो अनुच्छेद 60 की बात की जाए, अनुच्छेद 60 इसमें राष्ट्रपति की शपथ दी गई है, ओथ दिया गया है। तो राष्ट्रपति अपने पद की शपथ किसके समक्ष लेता है, तो जो सुप्रीम कोर्ट होता है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने। तो राष्ट्रपति अपनी शपथ उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने लेता है। अगर मुख्य न्यायाधीश एब्सेंट है तो इसकी जगह वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, वरिष्ठतम न्यायाधीश जो भी होगा उसके समक्ष अपनी शपथ लेता है। तो बात करें शपथ लेता है तो शपथ किस चीज की लेता है, तो शपथ लेता है संविधान के पालन की, अपने कर्तव्यों को ठीक ढंग से पूरा करने की, सत्यनिष्ठा की और सेवा की शपथ लेता है कि वह इस संविधान की संरक्षण और जो है वो सत्यनिष्ठा से करेगा। अब बात की जाए शपथ, तो शपथ किस प्रारूप में होती है, जो वो ये शपथ लेगा वह किस प्रारूप में होती है। तो जो राष्ट्रपति की शपथ है हमें पता है अनुसूची 3। तो जो अनुसूची 3 है जो तो
अनुसूची 3 में वर्णन जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट के हिसाब से राष्ट्रपति अपनी शपथ लेता है। तो हमने देखा अनुच्छेद 7 राष्ट्रपति की शपथ। अब राष्ट्रपति शपथ लेते ही अपनी ऑफिस में बैठ गया और ऑफिस में बैठते ही क्या है, अनुच्छेद 61। तो जैसे ही हम कोई पद धारण कर लेते हैं तो लोग पीछे लगने वाले लग जाते हैं, तो अनुच्छेद 61 में इसके ऊपर क्या लगा दिया जाएगा, महाभियोग, इम्पीचमेंट, महाभियोग, इम्पीचमेंट। तो अगर बात की जाए राष्ट्रपति पे इम्पीचमेंट, तो प्रेसिडेंट पे इम्पीचमेंट अनुच्छेद 61 में दे रखा है। और इम्पीचमेंट क्या है, इम्पीचमेंट का जो प्रोसीजर है वो यूएसए के संविधान से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। यह क्या है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। इम्पीचमेंट क्या है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अगर हम बात करें इम्पीचमेंट की, तो इम्पीचमेंट कब लगाया जाएगा राष्ट्रपति से, तो इसके लिए सबसे पहला साबित कदाचार, साबित कदाचार। ये डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है, ये टर्म्स आते हैं उसमें लिखे हुए साबित कदाचार पे या संविधान के अतिक्रमण पर, ये पूछा जाता है। तो एक साबित कदाचार और दूसरा संविधान के अतिक्रमण पर, संविधान के अतिक्रमण पर। तो राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट लगाया जाता है वो संविधान के अतिक्रमण पर या साबित कदाचार पर लगाया जाता है। तो हम बात करें इम्पीचमेंट की प्रोसीजर है क्या, इम्पीचमेंट कैसे लगाया जाएगा, इम्पीचमेंट कैसे लगाया जाएगा। तो इम्पीचमेंट क्या है, यह क्या है, इम्पीचमेंट संसद के दोनों सदनों में, संसद के दोनों सदन, दोनों सदनों में, और दोनों सदनों में क्या, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा। तो इम्पीचमेंट क्या है, लोकसभा और राज्यसभा कहीं पे भी लाया जा सकता है। राष्ट्रपति के खिलाफ इम्पीचमेंट लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी लाया जा सकता है, दोनों जगह लाया जा सकता है। लेकिन इम्पीचमेंट लाने से पहले इसकी एक शर्त है, शर्त यह है कि 14 दिन पहले, 14 दिन पहले राष्ट्रपति को लिखित सूचना देनी होगी। तो यह चीज जो है राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व, अगर इम्पीचमेंट लगा रहे हो तो उससे पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले क्या करनी पड़ेगी, पूर्व सूचना देनी पड़ेगी कि हम आपके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया को ला रहे हैं। तो अगर बात की जाए इसकी, तो ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में से किसी भी सदन में लाया जा सकता है। अगर लोकसभा में लाया जाता है, लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी लाया जा सकता है। मान लिया जाए कि लोकसभा में लाया गया, लोकसभा में लाया गया, तो इसके जो 1/4 मेंबर है, 1/4 मेंबर्स, लोकसभा के कुल सदस्यों के 1/4 मेंबर्स अपने साइन करेंगे इस प्रस्ताव पर। जो प्रस्ताव 14 दिन पूर्व होगा उस पर कम से कम 1/4 मेंबर, 1/4 मेंबर्स इस प्रस्ताव पर साइन करेंगे कि हम राष्ट्रपति पर क्या ला रहे हैं, महाभियोग। तो लोकसभा में लाया गया तो 1/4 मेंबरों ने 14 दिन पूर्व ये लिखित सूचना दी। इसके बाद इसके जो 2/3 मेंबर्स हैं, 2/3 मेंबर्स हैं, इस प्रस्ताव को लाएंगे। तो 2/3 मेंबर्स जब मंजूर होंगे और अपने साइन करेंगे तो इस प्रस्ताव को लाया जाएगा। अब मान लिया जाए क्योंकि प्रस्ताव लोकसभा में लाया गया था राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट का, तो ये क्या है, सदन में तो किसी में भी लाया जा सकता है। तो मान लिया लोकसभा में लाया गया, तो जो दूसरा सदन होगा, जो दूसरा हाउस होगा, वह इसकी जांच करेगा। जो आरोप लगाए हैं, जिस भी सभा में लाया गया था, जिस भी हाउस में लाया गया था इम्पीचमेंट का प्रस्ताव, तो वो क्या है, एक सदन तो आरोप लगाएगा। तो इसमें देखा जाए तो एक सदन आरोप लगाएगा और दूसरा सदन क्या करेगा,
दूसरा सदन आरोप की जांच करेगा। एक सदन आरोप लगाएगा और दूसरा सदन क्या है, आरोप की जांच करेगा या कराएगा। अच्छा, ये नहीं बताया गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में कि वह या तो खुद जांच करेगा या कराएगा। उसमें दिया गया है या तो वह जांच करेगा या कराएगा। तो बात की जाए, जो प्रस्ताव लेके आए थे, तो प्रस्ताव 14 दिन पूर्व लेके आए और जिस भी हाउस में यह प्रस्ताव आया था उसके 1/4 मेंबर ने क्या किया, 14 दिन पूर्व लिखित में सूचना दी। उसके बाद 2/3 मेंबर्स ने इस प्रस्ताव को पारित कर दिया। अब यह प्रस्ताव पारित हो गया तो दूसरा सदन इसकी जांच करेगा। तो इसमें राष्ट्रपति को हक होता है, जो सदन जांच कर रहा है, अनुच्छेद 61 में जो सदन जांच कर रहा है, जो सदन जांच कर रहा है, क्योंकि हमने देखा था लोकसभा इस प्रस्ताव को लाया था, लोकसभा में एक प्रस्ताव लाया गया था, तो हम मान के चल रहे हैं कि ये राज्यसभा जो है इस प्रस्ताव की जांच कर रहा है। तो इसमें 1/4 मेंबर ने 14 दिन पूर्व सूचना पर साइन किए थे। उसके बाद 2/3 मेंबर्स ने इस प्रस्ताव को पारित किया था। अब जो राज्यसभा है वह इसकी जांच कर रहा है। तो जो सदन इसकी जांच करेगा उसमें राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने का अधिकार है। तो जो सदन जांच कर रहा है उसमें राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने का अधिकार है और राष्ट्रपति बता सकता है, अपना पक्ष रख सकता है, अपनी सफाई दे सकता है कि हाँ ये मैंने किया है या फिर ये जो आरोप लग रहे हैं मुझ पर झूठे हैं। अगर मान लिया जाए कि जो सदन जांच कर रहा है उसने पाया जो आरोप लगाए गए हैं वो सत्य हैं, तो क्या किया जाता है, इसके जो 2/3 मेंबर्स हैं, 2/3 बहुमत द्वारा अगर यह प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है कि जो आरोप लगाए गए हैं वो सत्य हैं, तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाता है। तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाता है। तो ये थी महाभियोग की प्रक्रिया। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बात की जाए 62 की, तो अनुच्छेद 62 की बात करें हम, अनुच्छेद 62, अगर अनुच्छेद 62 की बात करें तो अब क्या है, राष्ट्रपति को हटा दिया गया। तो अनुच्छेद 62 में बताया गया है राष्ट्रपति के पद में रिक्ति, राष्ट्रपति के पद में रिक्ति। तो रिक्ति कितने प्रकार से हो सकती है, रिक्ति एक तो यह है कि इसका कार्यकाल पूरा हो जाए, रिक्ति जब इसका कार्यकाल पूरा हो जाए, तो कार्यकाल पूरा होगा तो उस केस में बताया गया है अनुच्छेद 62 में कि कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही दूसरे राष्ट्रपति का चुनाव कर लिया जाएगा। जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो पहले ही कर लिया जाएगा। तो राष्ट्रपति का जब कार्यकाल समाप्त होने वाला होता है तो उससे पहले ही दूसरे राष्ट्रपति का चुनाव कर लिया जाता है। अब बात करें दूसरी रिक्ति, तो दूसरी होती है आकस्मिक रिक्ति। तो अगर बात करें आकस्मिक रिक्ति की, तो आकस्मिक रिक्ति में मान लिया जाए राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या फिर अपने पद से इस्तीफा दे देता है या कोई अन्य कारण, अगर इन कारणों से राष्ट्रपति के पद में रिक्ति हो जाती है तो भारतीय संविधान में दिया गया है अनुच्छेद 62 में कि यथाशीघ्र अर्थात जितनी जल्दी हो सके, यथाशीघ्र अर्थात जितनी जल्दी हो सके नए राष्ट्रपति का चुनाव कर लिया जाना चाहिए। और बताया गया है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 माह के भीतर, तो 6 माह के भीतर, अर्थात समझा जाए तो जितनी जल्दी पॉसिबल है राष्ट्रपति के चुनाव जो है कर लिया जाना चाहिए। और अगर मैक्सिमम केस है तो 6 माह के भीतर तो हो ही जाना चाहिए। अगर आप बात करें अनुच्छेद 62 में यह भी दिया गया है, अनुच्छेद 62 में यह भी दिया गया है कि जो नया राष्ट्रपति चुना जाएगा, जो नया राष्ट्रपति चुना जाएगा आकस्मिक रिक्ति या अन्य वजह से, तो वह कितने दिन के लिए अपनी ऑफिस में रहेगा। तो क्या जैसे मान लिया जाए 5 साल का टेन्योर था उस राष्ट्रपति का और उसकी 3 साल में मृत्यु हो गई, तो क्या नया राष्ट्रपति होगा वो 2 साल के लिए रहेगा।
तो क्या हुआ, राष्ट्रपति 2 साल के लिए रहेगा? नहीं। अगर इस केस में आकस्मिक रिक्ति के केस में क्या है, या किसी भी अन्य रिक्ति, आकस्मिक रिक्ति या राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाने की केस में जब नया राष्ट्रपति चुना जाता है तो वह पुनः शपथ लेने की पुनः शपथ लेने की डेट से 5 वर्ष तक के लिए रहेगा। पुनः शपथ लेने की डेट से 5 वर्ष तक के लिए रहेगा। तो आज हमने देखा अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति होगा तो कौन होगा और क्या होगा, तो संघ की कार्यपालिका शक्ति का हेड होगा, और साथ में क्या होगा, सुप्रीम कमांडर ऑफ द फोर्स होगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन तो निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, और निर्वाचक मंडल के सदस्य बता दिए थे कौन कौन होते हैं। अनुच्छेद 55 में क्या है, निर्वाचन की रीति क्या होगी, एकल संक्रमणीय प्रणाली का यूज किया जाएगा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होगी। तो राष्ट्रपति की पदावधि की बात करता है अनुच्छेद 56 और अनुच्छेद 57, 5-7 बार, मतलब कितनी बार किया जा सकता है पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं, और अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, और अनुच्छेद 60 में दिया गया था राष्ट्रपति की शपथ, 61 में महाभियोग के द्वारा इसको हटाया जाना, और अनुच्छेद 62 में रिक्ति के केस में नए राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो आज हमने राष्ट्रपति की जो बेसिक चीज़ें थी वो देखी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। इसके बेसिक्स थे, बहुत बेटर ढंग से समझाने की कोशिश की है। और नेक्स्ट वीडियो में अब हम राष्ट्रपति को टुकड़ों में बांट के पढ़ेंगे, इसकी कार्यपालिका शक्तियाँ, इसकी न्यायपालिका शक्तियाँ, इमरजेंसी पावर्स, वीटो पावर्स, एक बजट पर राष्ट्रपति क्या कर सकता है, तो ये सारी चीज़ें, और किस किस की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।